हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत सारी बुक्स ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से एक नया चैप्टर भी शुरू कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। तो भैया इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक एरिया है ए, वो कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए एक बोर्ड है और आपको इसका वेक्टर दिखाना है, तो आप इसको वेक्टर दिखाएंगे इसके खुद के परपेंडिकुलर। यानी किसी भी चीज़ का जो एरिया होता है ना, कोई जो एरिया होता है उसका जो खुद का वेक्टर होता है वो अपने ही खुद के परपेंडिकुलर होता है। बात ये समझाने की कोशिश करी जा रही है आपको। मान लीजिए कि आपके पास एक एरिया है इस तरह से, और उसका मैग्नीट्यूड है ए। ये एक डिस्क है जो परपेंडिकुलर है इस बोर्ड के, और आपको दिखाना है कि इसका एरिया किस डायरेक्शन में होगा। तो इसका एरिया डायरेक्शन होगी वो खुद के परपेंडिकुलर होगी, ऐसे। तो मुझे एक बात बताओ, जो हॉरिजॉन्टल प्लेट रखी हुई है उसकी कहाँ होगी, उसके खुद के परपेंडिकुलर होगी। मान लीजिए ऐसे रखी हुई है तो क्या होगी, ऐसे होगी। तो इसका मतलब कहने का था कि जो एरिया होता है वो हमेशा अपने खुद के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। यहीं से कहानी शुरू होती है वेक्टर्स की, और यहीं से कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपस में एक दूसरे के बिल्कुल जुड़े हुए कंसेप्ट हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक सर्कुलर प्लेट है, या प्लेट जैसा एक सरफेस एरिया है जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। यानी ये था तो एक पूरा सर्किल ही, बस मैंने ड्रॉ कर दिया इसको यहाँ पर ऐसे। तो ये दिखाई दे रहा कि ये खड़ा हुआ एक सर्किल है, सर्कुलर एरिया है जो इसके परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा हुआ है। तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो अपने खुद के परपेंडिकुलर ऐसे शो करा जाएगा। ये आ गया इसका एरिया वेक्टर। मान लीजिए इसके चारों तरफ यानी पीछे की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई और ऐसे पार निकल गई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई हैं पीछे की तरफ से, वो परपेंडिकुलरली पास हुई इस एरिया के, और हमने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई। कितनी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ई है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी है ना इस एरिया ए से, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। बात को समझो। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली टू ए एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। किसी भी फ्लक्स, किसी भी सरफेस से गुजरने वाला टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया के लिए फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या करें, इसकी एक बार डेफिनेशन लिखो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicularly to a surface is called, क्या कहलाता है बच्चों, is called electric flux of that surface, उस सरफेस से का, of that surface। ये थी इसकी डेफिनेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब जो फाई का फॉर्मूला होता है दैट इज फाई इक्वल टू सिंपली ई ए। समझ में आई? फाई इक्वल टू हो गया ई ए। ई की यूनिट थी न्यूटन पर कोलाम और ए की है मीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर यूनिट बन गई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कोलाम। अब होता क्या है, इसके अंदर एक पंगा हो गया। पंगा क्या है कि भैया जो एरिया है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रहने को मना कर रहा है, और वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर उससे एरिया अलग हो गया, किसी और एंगल पे चला गया, जैसे एरिया ऐसे चला गया ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब भी ऐसे ही आ रही हैं ई, और एंगल अब बन गया है कितना इन दोनों के बीच में, थीटा। अरे बोलो कितना बन गया, थीटा। तो अब क्या होगा, सवाल यह है अब क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया एक दूसरे के साथ नहीं रहे, वो एंगल थीटा पर बिछड़ गए ऐसे। अब क्या होगा, देखो ये जो एरिया है ना ये तो जा रहा इस तरफ,
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो जा रही इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये कहती है कि मुझे वही वाला एरिया दो, मुझे वही वाला एरिया दो जो मेरे साथ हो, मुझे उस एरिया से कोई मतलब नहीं जो मेरे साथ ना हो, यानी मेरे अलोंग, मेरी डायरेक्शन में ना हो। तो अब हमने क्या किया, हमने इस एरिया के दो कंपोनेंट बना दिए, एक तो ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। जो ये वाला कंपोनेंट है दिस इज़ कॉल्ड ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कहलाता है ए साइन थीटा। तो अब हमें ई के साथ वाला कंपोनेंट मिल गया, इसलिए हम क्या लिख देंगे कि इफ़ एंगल बिटवीन ई एंड ए इस थीटा देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये है फार्मूला, ये ध्यान रखना, ये है फार्मूला। तो फार्मूला बन गया ई ए कॉस थीटा, यूनिट हो गई न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर ओवर कॉलम। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फार्मूले हो गए। आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में एंगल थीटा हो, जैसे ए और बी, मान लीजिए दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और उनके बीच का एंगल है थीटा, और वो ऐसे जा रही, एक ए ऐसे जा रहा है, एक बी ऐसे जा रहा है, उनके बीच में एंगल थीटा है। तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कहती थी कि ए बी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के तरह से। याद आया किसी बच्चे को जिसने वेक्टर पढ़ा हो कि ए बी कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी। इसी तरह फाई बराबर अगर ए कॉस थीटा है तो हम उसको लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यहाँ बन गई डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसका क्या मतलब है, इस वाले फॉर्मूले को हम कहाँ यूज़ करेंगे? मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखा जाता है ऐसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के तीन कंपोनेंट हैं, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, और एरिया जो है ए, उसके भी तीन कंपोनेंट होंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो जब डॉट प्रोडक्ट होती है किसी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में, जैसे यहाँ पर हो रहा है ई डॉट ए, तो आई वाले की आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ई एक्स की ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस जेड वाले की जेड के साथ, तो ई जेड ए जेड। ये इसका फार्मूला होता है, एंड दैट इज़ आवर फाइनल फार्मूला फॉर द फ्लक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये था हमारा फ्लक्स और ये थे इसके सारे के सारे फार्मूलाज। इतना लंबा डिटेल में क्यों कराया जाता है? क्योंकि जो ये वाला बैच है ना, जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ, ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनके नंबर 500 प्लस थे और उनको अब लाना है 680 के अबव मार्क्स। तो उनके लिए ये वाला टॉपिक डिज़ाइन करा गया है, ये कोर्स डिज़ाइन करा गया, इसलिए इसके अंदर बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और जिसको जल्दी जल्दी कुछ और कहीं करना है ना, वो कहीं और जाके पढ़े। यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा मैं, यहाँ तो मैं पढ़ाऊँगा फुल डिटेल में, क्योंकि मेरे टारगेट में वो बच्चे हैं जिनको अब की बार 680 प्लस नंबर लाने हैं। तो आ जाओ, अब पढ़ते हैं इसकी और डिटेल। मैं तो बोलता हूँ ना, मैं तो डिटेल के अंदर घुसा दूंगा तुम्हें सबको। डिटेल इतनी पढ़ेंगे कि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन दिखाई दे गया तो वो 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाए। तो आ जाओ, केसेस बनाते हैं। केस नंबर 1। केस नंबर 1 कहता है कि भाई अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो एरिया वेक्टर है ए और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इनके बीच में अगर एंगल है थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि ये दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं। अगर ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये वाला, इसका मतलब ये हुआ, समझ में आई बात? तो हम कह सकते हैं कि फाई इक्वल टू हो गया ई ए कॉस 0। अब देखो कॉस 0 क्यों हुआ? क्योंकि ई और ए एक साथ थे, एक ही डायरेक्शन में थे। तो हम कह सकते हैं ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। और एक बात और ध्यान रखना कि कॉस की वैल्यू जो 1 है ना, वो मैक्सिमम है।
क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो कम से कम तो होता है -1 और मैक्सिमम से मैक्सिमम होता है +1। कॉस की वैल्यू +1 से आगे नहीं निकल सकती कभी भी और -1 से कम नहीं जा सकती। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा जो फाई बराबर, यहाँ पर क्या करो, cos 0 की वैल्यू 1 रख दो तो फाई बराबर आ गया कितना, EA ओनली। ये वो वाला फ्लक्स है जो मैक्सिमम वाली कंडीशन में होता है। जो कौन सी कंडीशन में होता है बच्चों, मैक्सिमम वाली कंडीशन में होता है। ये था हमारा फ्लक्स फाई। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन है कि अगर ये जो एरिया है ये तो ऐसे लेटा हुआ हो नीचे, यानी ये तो हॉरिजॉन्टल में आ गया, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर में चला गया ऊपर की तरफ, इधर इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे आ गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जा रहा है इसके परपेंडिकुलर। तो एक भी लाइन नहीं काट के जाएगी इस एरिया को, यानी इस केस में एक भी लाइन इस एरिया को नहीं काटेगी, और यहाँ जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोस कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भैया, पहले इसका नाम लिख लो, केस है जो केस नंबर है 2। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि कोस 90 कितना होता है, दैट इज़ 0। जब इस फॉर्मूले के अंदर रखोगे यानी फाई बराबर EA कॉस 90 वाले फार्मूले में रखोगे तो फाई की वैल्यू हो जाएगी न्यूमेरिकली भी कितनी, 0। तो हम कहते हैं कि वैन E एंड A आर परपेंडिकुलर, जब E और A क्या हों आपस में परपेंडिकुलर हों तो फ्लक्स जो है बच्चों वो कितना हो जाता है, दैट इज़ 0। मगर एक बात ध्यान रखना कि जो 0 है ना ये मिनिमम नहीं है, दिस 0 इज़ नॉट मिनिमम। मिनिमम अभी आने वाला है, मिनिमम के लिए अभी वेट करो, अभी ज़रा 1 मिनट वेट करो। देखो दो हमारे केस हो चुके, एक हो चुका हमारा फाई बराबर EA, दूसरा हो चुका फाई बराबर 0, और अब की बार केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 बताता है कि मान लो आपके पास एक सरफेस एरिया है, इसमें मान लीजिए एरिया हमने ये वाला ले लिया, अब की बार इधर वाला। भाई एक सिक्के के दो फेस होते हैं ना, मान लो पिछली बार हमने पहले वाला मान रखा था, अब की बार इधर वाला मान लिया, तो इधर वाला भी तो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। और जो एरिया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, वो जा रहा है आपकी बार कैसे, ऐसे, वो अपनी ही डायरेक्शन में है। तो अब की बार क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया इस डायरेक्शन में है, तो थीटा जो है वो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और अगर थीटा 180 डिग्री है तो कॉस 180 डिग्री जो है वो कितना होता है, दैट इज़ -1, दैट इज़ -1। तो अब की बार जब हम फार्मूले के अंदर रखेंगे फाई इक्वल टू EA कॉस 180, तो ये बन जाएगा माइनस के EA। ये था वो जो जिसे क्या बोलते हैं मिनिमम, इसका वेट कर रहे थे हम। तो फाई इक्वल टू माइनस के EA जो है वो क्या हो गया हमारा, दैट इज़ मिनिमम। ये क्या हो गया बच्चों, दैट इज़ मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के बिल्कुल विपरीत हों यानी अपोजिट हों, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस के EA होती है। तो अगर आप इन्हें तीनों केसेस को समराइज़ करना चाहें, जो मैंने पढ़ाया अब तक, पूरा का पूरा टॉपिक ही समराइज़ कर लो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद हो जाएगा। ठीक, क्या नंबर 1 फाई बराबर आया था EA, फिर फाई बराबर आया था EA कॉस थीटा, फिर फाई बराबर हमने लिखा था E डॉट A, फिर फाई बराबर हमने लिखा था AX प्लस AY प्लस AZ। और हमने कहा था अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो फाई की वैल्यू, तो कॉस फाई की वैल्यू, या सॉरी अगर फाई की वैल्यू कितनी है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इस कंडीशन में फाई हो जाएगा EA, दैट इज़ मैक्सिमम। दूसरी बात हमने बताई थी आपको, थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। सो फाई इक्वल टू हो गया 0। और तीसरे केस में थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, दैट इज़ कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 एंड फाई इक्वल टू माइनस के EA। ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक। तो अब चलो अब पढ़ेंगे हम गॉस थ्योरम।